आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। कल एक टेलीविज़न प्रोग्राम में अफजल खान मरवत ने सऊदी अरब को इमरान खान की हुकूमत की हटाने की मुबैना साजिश में कलीदी किरदार के तौर पर पेश कर दिया। हंगामा मच गया। उसके बाद वजाहतें देते फिर रहे हैं कि ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है, लेकिन शेर अफजल खान मरवत के बयान ने सऊदी अरब तक जो बाज़गश्त पैदा की है उससे पाकिस्तान के इंटरेस्ट बराह रास्त मुतासर हुए हैं। आज इमरान खान ने मामलात को डिफ्यूज़ करने के बजाय किसी और ज़ाविये से उसके ऊपर तेल फेंका है। उन्होंने पाकिस्तान के सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर को बराह रास्त दोबारा से निशाना बनाया है। इन दोनों मामलात पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर क्यों कन्फ्यूजन है। फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से राना सनाउल्लाह खान जो कलीदी सियासी किरदार थे इस तमाम कज़िये के अंदर हमें ज्वाइन करेंगे। ज़रा पहले नाज़रीन हम जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसको कवर कर लेते हैं। आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से जेल में बात करते हुए दोबारा से अपनी तोपों का रुख आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ कर दिया। अनिका निसार तज्ज़ियाकार एंकर ARY न्यूज़ से और अबसार आलम साहब तज्ज़ियाकार दोनों हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इन दोनों का शुक्रिया। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब साबिक़ निगरान वज़ीर इत्तलात और तज्ज़ियाकार हमारे पास स्काइप के ज़रिए मौजूद हैं। सोलंकी साहब आपका भी शुक्रिया। लेट्स डू सम स्टूडियो एनालिसिस फर्स्ट। क्विक फायर, आपका क्या तज्ज़िया है पहले जो इमरान खान बार बार आर्मी चीफ को अटैक कर रहे थे? व्हाट डज ही वांट टू अचीव? देखिए, वो दे वांट टू अचीव सम काइंड ऑफ मिडल ग्राउंड, और उसमें इशू ये है कि उन्हें पता है कि जब तक अटैक नहीं करूँगा उन्हें कोई चीज़ ऑफ़र नहीं की जाएगी। पिछले दिन हम सुनते रहे कि डील हो रही है, तकरीबन फ़ाइनल हो गई है, लेकिन अभी लग रहा है कि कुछ उसमें हिकअप्स हैं। और इमरान खान उस सेंटिमेंट से खेल रहे हैं जो फ़ौज के अंदर प्रो इमरान सेंटिमेंट है, वो उसके साथ प्ले कर रहे हैं, वो उसको उभार रहे हैं, बार बार उभार रहे हैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से, और उसमें वो बड़े कामयाब भी रहे हैं। आपने देखा है इलेक्शन रिजल्ट्स जो आए हैं उसके बाद जो कुछ होता रहा है, अदालतें जिस तरह से बिहेव कर रही हैं, तो ये जो डिवीज़न है हमारी सोसाइटी के अंदर आ गई है, पोलराइजेशन अदलिया के अंदर है, मीडिया के अंदर है, आवाम के अंदर है, वो उसके साथ प्ले कर रहे हैं। और उसमें ज़ाहिर है कि अगर वो सऊदी अरब पे अटैक करेंगे या जैसे आपने कहा आर्मी चीफ पे, तो उसका मैसेज एक दूसरे इंटरनेशनली भी जाता है। इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी आज भी मैं पढ़ रहा था कहीं कि शायद बरतानिया के कुछ लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि डील फाइनल हो जाए खान साहब के बारे में, खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की। अगर तो ज़ाहिर है अगर ये अग्रेसिव रहेंगे, इसके अलावा मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती। शेर अफजल की बात की, वो भी कोई लाइन लेके चल रहा है, तो लाइन यही है कि अटैक करो ताकि हमें थोड़ा रिलीफ मिले। लेकिन अटैक करते हुए अपने लिए स्पेस बनानी है, स्पेस कम नहीं करनी। जब आप इस नौयत का अटैक अनिका करती हैं तो ये स्पेस आपकी श्रिंक भी हो सकती है। जब आप कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, अच्छा इमरान खान साहब के ना छोड़ने की तारीख बड़ी तवील है। जरदारी को नहीं छोड़ा उन्होंने, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा, शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ा, मजिस्ट्रेट को नहीं छोड़ा, जज को नहीं छोड़ा, सहाफ़ी को नहीं छोड़ा, IG को नहीं छोड़ा, परवेज़ लाई को भी नहीं छोड़ा। वो तो हम उनके साथ ही हैं, तो वो अगर आएंगे तो इकट्ठे ही बाहर आएंगे। और मौलाना फजल रहमान को नहीं छोड़ा। बड़ा सीरियस अटैक है और मुसलसल अटैक है, सेकंड टाइम हो रहा है। अच्छा, मुझे लास्ट वाली स्टेटमेंट सल्ला साहब थोड़ी सी डिफरेंट लगी थी। उन्होंने कहा था कि जी 2 टाइम्स में बाजवा साहब से मिल ली है तो फिर ऑब्वियसली मुलाकातें हो सकती है। इधर इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट से कनेक्टेड है। मुझे उस स्टेटमेंट से ऐसा लगा था जैसे खान साहब भी कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली मुझसे बात करें, आप इधर उधर क्यों बात कर रहे हैं, बाकियों से कनेक्शन ना करें, मैं तैयार हूं बात करने के लिए। जब बाजवा साहब से रिजीम चेंज के बाद 2 बार मिल सकता हूं तो फिर आपसे क्यों नहीं बात हो सकती। शायद उधर से कोई लाल झंडा दिखाया गया है उसके बाद, और 9 मई के केसेस भी अब आपको पता है ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। दैट हैज़ बीन सेड बाय द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एज वेल। तो आई पर्सनली फील कि ये वाला जो अब है ना, ये फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेटमेंट है। ये इसलिए फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेटमेंट है क्योंकि उनको लग रहा है कि अब इधर काम नहीं बन रहा, दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए कोई ऐसी स्टेटमेंट दें। आई एग्री विद अब्सार साहब ओवर हियर कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दें तो जो या इतने जज्बात उभार दे कि अल्टीमेटली रिटेलिएशन की बजाय उनको मेज पर आना, रिकंसिलिएशन हो जाए। लेकिन रिकंसिलिएशन होती हो मुझे इस तरह की स्टेटमेंट से नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि यहां अगर इमरान खान साहब के बारे में ये मशहूर है कि वो एग्रेसिव खेलते हैं, तो दूसरी तरफ भी एग्रेसिव खेलने वाली मुझे नजर आ रही है। इट्स नॉट रिकंसिलिएटरी एट ऑल। आपको अपना लहजा, अपना तरीकाकार अगर इसी तरह से रखना है तो फिर अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारने वाले कुल्हाड़ा मारे हैं। सोलंकी साहब, योर टेक, PTI का कायद जो है वो ये क्यों कर रहा है? मेरे ख्याल में जो शदीद मायूसी है ये उसका नतीजा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतने मायूस हैं कि इन्होंने तमाम हमले करके देख लिए, अमेरिका पे करके देख लिए, ISI पे करके देख लिए, एस्टेब्लिशमेंट पे करके देख लिए, अभी तक उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि इलेक्शन के बाद जिस तरीके से इनकी हुकूमत बनी है खैबर पख्तूनख्वा में,
और वो लोग एक मुख्तलिफ तरह की सियासत कर रहे हैं, और जहाँ असेंबली में, सेनेट में भी वो पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बन रहे हैं, तो उसमें इमरान खान के लिए किसी कोई स्पेस बन नहीं रहा। उनका ख्याल ये है कि ये हमले बार बार जारी रखने से और उसकी शिद्दत बढ़ने से अपने लिए स्पेस पैदा करेंगे, लेकिन हो उससे बिल्कुल उलट रहा। तो मैं नहीं समझता कि इससे उनको फायदा होगा। ये अलबत्ता होगा कि जो मौजूदा हुकूमत है उसका स्पेस बढ़ेगा बजाय कम होने के। अब सर, जो बयानात हैं उसके अल्फाज का चुनाव जो है, और इमरान खान जो है वो कहते हैं जी कि जो मुंह में आता है बोल देते हैं। मेरा जो तज्जिया है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सेंटेंसेस को बाकायदा क्राफ्ट करते हैं, रिहर्स नहीं करते, उन्हें क्राफ्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक ज़िंदा हूँ मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, और बराह रास्त अपने ऊपर, अपने बेगम के ऊपर जो उनका ख्याल है कि कोई कत्ल की साजिश तारी की जा रही है, उसका ज़िम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। ये नेक्स्ट लेवल है। ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स में आप कुछ थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ते हैं। प्रोवोक भी तो किया जा सकता है कि एक ऐसा कोई स्टेप लिया जाए कि और हालात ख़राब हो जाए। जी बिल्कुल, देखें मैं मुत्तफिक नहीं हूँ मुज़्ज़र सोलंकी साहब ने जो कहा है और अनीका जो कह रही हैं, और मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान कोई डेस्परेशन हो या ना हो, वो जो कुछ कर रहे हैं पिछले 2 साल में उन्होंने जो कुछ किया है उसका उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। आप देखें ये सारी बातें करते हुए, ये जिनको आप यू टर्न कहते हैं, आप कहते हैं जी वो बड़े ताकतवर लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारे। मैं तो समझता हूँ दूसरी साइड ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है। मैंने तो ये देखा है उस बंदे ने 3.5 साल हुकूमत की है, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत की है। आप काम किया या नहीं किया, 3.5 साल हुकूमत की, 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की, और अभी 5 साल उसके बाद अभी 5 साल और करेंगे, 15 साल। और इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूलियत जो है वो इमरान खान की है इस मुल्क में, और मकबूलियत के साथ साथ वो मकबूलियत उन्होंने तकसीम करके ली है, और तकसीम उन्होंने सिर्फ आवाम को नहीं किया, सियासी वोट बैंक को नहीं किया तकसीम, उन्होंने अदलिया को तकसीम कर दिया, उन्होंने मीडिया को तकसीम कर दिया। और उनके पास ये जो तकसीम है और उनकी जो सपोर्ट है, ऐसी सॉलिड और कल्टिस्ट सपोर्ट किसी और सियासी लीडर में लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता पाकिस्तान में ही थी, लेकिन ज़ाती तौर पर, और ये चीज़ उनकी स्ट्रेंथ भी है और दूसरों के लिए थ्रेट भी है। लेकिन इलेक्शन हो गए, हुकूमतें बन गई, उनकी अपनी हुकूमत मौजूद है, पॉपुलर भी है जिस तरह फरमा रहे हैं, फ़ायदा भी उठाया। इस वक्त वो जेल में है, तो ज़ाती तौर पर तो कोई फ़ायदा ना हुआ ना। मतलब जेल से आप बाहर नहीं हैं, बेगम भी आपकी जेल में है, क़यादत आपके पास मौजूद नहीं है। तो मैं ज़रा फ़वाइद की फहरिस्त के अंदर ये जानना चाहता हूँ कि उनको ज़ाती तौर पे से क्या फ़ायदा है? ज़ाती तौर पे उनकी फसाद तो फैला सकते हैं। देखें, एक नार्सिसिस्ट इंसान अगर हो, उसको ज़ाती तौर पे ये फ़ायदा होता है कि फोकस उस पर है। ही इज़ द किंग मेकर। Everybody is talking about him, so he's happy with that. वन थिंग, ठीक, इस मुल्क में आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी, उनका मुकर्रर करदा सदर यहाँ से लाहौर गया उनके घर, उनसे डिस्कस करने में कि ये आर्मी चीफ हम लगा मेरे पास दरबारी तो ये करते हैं, आपको पता है सारी जमातों की बात है। आप उसे ऑप्टिक्स कहें, दरबारीपन कहें, जो मर्जी कहें, फोकस किधर रखता है वो अपनी तरफ। लेकिन अभी वो जेल में है। जेल में होने से क्या फ़र्क पड़ा उसे? मकबूल जिस दिन जेल से बाहर निकलेगा, या तो आप उसे सारी उम्र जेल में रख लें, वो नहीं रखना। आपने कहा जी, अभी कोई कह रहा था कि 9 मई के जो जराइम है उन पे केसेस में बड़ी तेज़ी आ जाएगी। 1 साल में तेज़ी क्यों नहीं आई? ठीक, क्या पेट्रोल भरवा रही थी वो ट्रेन, या उसका टायर पंक्चर हुआ था कि 1 साल तो आप कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, आप तेज़ी ला के क्या करेंगे? ये बड़ा स्ट्रॉन्ग, ये भी उसके 3 केसेस में आपने सजा दी। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो उसके हक में गई, अपने जो वेटेज है उसके अंदर इजाफा कर रहे हैं। अभी आप उसको ट्रांसलेट तो नजर नहीं आपको आता क्योंकि वो जेल के अंदर है, लेकिन एज ही पॉइंट्स आउट कि जेल से जब भी बाहर आएंगे तो ये तमाम चीज़ें उनके पास ब्लैंक चेक्स हैं, ये इसको कैश करेंगे। योर टेक। सो 2 जाविये हो सकते हैं इसके। एक वो गेन जो कि पब्लिक सेंटिमेंट का गेन है, उसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो गेन कर रहे हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है कि आसपास जितने लोग देखें वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ माइल नज़र आते हैं, इमरान खान साहब की तरफ माइल नज़र आते हैं। हमें ये भी पता है कि ज़्यादातर यहाँ सियासत के अंदर अगर उड़ान आती है तो वो तब आती है जब आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक तरीक़ाकार अपनाते हैं, चाहे वो PMLN हो, वोट को इज्जत दो का नाम लिया, अच्छी खासी उड़ान आई। पीपल्स पार्टी हो, वो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो फिर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। वही इमरान खान साहब कर रहे हैं। और आप जो बात फरमा रहे थे ना कि अगर कोई ये समझता है कि वो सिर्फ सेंटेंसेस थ्रो अवे कर देते हैं,
इमरान खान, अगर आप ये समझें कि वो वैसे सियासतदान है कि नो ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ जस्ट अ क्रिकेटर, ऐसी बात नहीं है। कुछ सालों के अंदर उनको वाकई में वो अभी सियासतदान वाले सियासतदान बन गए कि उनको पता है। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे जाविये की तरफ देखें, पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत अहम किरदार है एस्टैब्लिशमेंट का है, एक बहुत अहम किरदार है अदलिया का। ये सारे किरदारों को आप साइड पे करके ये नहीं कह सकते कि हम लोग सिर्फ पॉपुलैरिटी की बुनियाद के ऊपर आगे आ जाएंगे। अगर आते तो क्या 8 फरवरी को हम लोगों को उसके बाद PMLN के मियां जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और बाकी सारे एक बात करते हुए ना सुनाई देते कि जी हम लोग जो है हमारी सीटें इधर हो गई, या हम लोगों को हुकूमत सही नहीं बनी, हमारी फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। बेसिकली PTI और PMLN का जो बयानिया है वो तो हमें सिमिलर होता हुआ नजर आ रहा है। पावर पॉलिटिक्स के हवाले से अगर आप देखें तो ये कोई इतनी अच्छी स्ट्रेटजी नजर नहीं। पावर पॉलिटिक्स के हवाले से बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, बट एट द सेम टाइम बाकी जमातों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये फर्क है कि बाकी जमातों के जो बच्चे हैं, उनके नेक्स्ट नस्लें हैं, जनरेशंस हैं, वो जमात को संभालने को तैयार हैं, तो वहां उनका पर्सनल गेन सिर्फ पर्सनल नहीं रहता, जनरेशनल हो जाता है। या खान साहब के पास आगे कोई नहीं है, तो इसलिए उनका पर्सनल गेन उनको मिलना भी उनके लिए जरूरी है। जी, एक छोटी सी बात कर लूँ, ये अगर इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई इस पे आ गई ना कि या अल्लाह जर्मनी की तोपों में कीड़े पड़े, तो इमरान खान के बाद कोई है नहीं, तो फिर तो बड़ी मौजें हो जाएंगी, तो फिर मेरा ख्याल सुलह कर लेनी चाहिए इमरान खान से, अगर ये स्ट्रेटजी है। दूसरी बात, ये एक और फैक्टर भी है जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि फोकस अपने ऊपर रखते हैं, पॉपुलैरिटी ले रहे हैं। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं अपने लिए कि इस मुल्क में किसी के पल्ले इज्जत नहीं रहने दी उन्होंने, किसी इदारे के, और ना ही वो किसी हुकूमत को चलने दे रहे हैं, और ना ही चलेगी। और ये इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी, ये 13 से चल रही है। ही इज एन एनार्किस्ट विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी स्ट्रेटजी। ठीक है, उन्होंने फसाद फैलाना है, वो फैला रहे हैं कामयाबी से, और उनको सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी है, अदलिया के अंदर से भी है, मीडिया के अंदर से भी है। तो ही सक्सेस, वो ही इज गोना बी हियर एंड मेक योर लाइफ डिफिकल्ट। सोलंकी साहब जरा इसकी तरफ जाएं तो जिंदगी किसके लिए मुश्किल कर रहे हैं जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं और जो असम्बली के अंदर पहुंच गए हैं, KPK के अंदर उनकी हुकूमत अपनी बन गई है, सेनेट के अंदर उनके सेनेटर्स बैठे हुए हैं, उनका तो स्टेक है इस निज़ाम के अंदर, और इमरान खान जो है वो पावर पॉलिटिक्स में उन लोगों की धुनाई कर रहे हैं जो लिंचपिन है इस तमाम निज़ाम की। तो वो लोग तो बहुत वरीड हो गए जो PTI के स्टेक होल्डर्स हैं इस निज़ाम के। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो इन्होंने 6 जमाती इत्तेहाद बनाया है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई अवामी एजिटेशन नहीं होगी ऐसी जो कि इस निज़ाम को हिला दे। ये ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा की जो इनकी अपनी हुकूमत है उसके मफाद में नहीं है, तो ये हल्का फुल्का शोशा जो है वो करना वो एक अलग बात है। इमरान खान को और उनकी अहलिया को इससे कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़रा हम आते हैं अब मरवत साहब के बयान के ऊपर, हम ज़रा प्ले करते हैं कि उन्होंने क्या बात की, और बड़ी दिलचस्प कॉन्वर्सेशन है और बड़े वाज़े अंदाज से, मतलब ये वो बयान है जिसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अक्सर बयान जो हैं वाज़े बयान भी इसी हल्ले में आप उनको फारिग कर देते कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। सुनिएगा ज़रा क्या बात हुई। हमने आपको पूरा ये क्लिप नहीं सुनवाया, उस क्लिप के अंदर बार बार इसरार कर रहे हैं कि इसके अंदर MPS भी ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व है। अच्छा, मैं एडिटोरियली आपको पॉलिसी बता दूं, मेरे प्रोग्राम की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि हम मरवत साहब को इन्वाइट नहीं करते, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मरवत साहब जो हैं वो हेडलाइन ग्रैब कर रहे हैं। सऊदी अरब के ऊपर अटैक, डिड यू एक्सपेक्ट दिस एट अ टाइम जब उनका $35 बिलियन का ख्वाब लेके हम फिर रहे हैं, उनका डिफेंस का नुमाइंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे बैठा हुआ है, एंड देन स्ट्रेट मिसाइल मार दिया। देखिए, वो अभी अनीका ने बात की है ना कि इमरान खान को पॉलिटिक्स आ गई है, ये बात तो माननी पड़ेगी। जब तक आप अपने ये इस्टेब्लिशमेंट को भी है कि जब तक अपने मुखालिफ का वो स्ट्रेंथ्स नहीं देखेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, वो उसके लिए स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। वो हर किस्म का प्लेयर उसने फील्ड में छोड़ा हुआ है, कोई सख्त स्टेटमेंट देता है, कोई नरम स्टेटमेंट देता है, कोई दरमियान में स्टेटमेंट देता है। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा सऊदी अरब प्रेशर में तो आएगा ना, इन्वेस्टमेंट अगर MBS प्रेशर में आएगा। नहीं, सऊदी अरब अभी ये उनका वफ्द आया हुआ है ना, और आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अगर सऊदी अरब इस पर ड्रैग करता है अपने फीट इस इन्वेस्टमेंट के इशू पे, तो किसको नुकसान होगा?
पाकिस्तान की हुकूमत को नुकसान होगा ना। हुकूमत तो ज़ाहिर है एक उसमें है, कोलैटरल डैमेज है। इससे इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ता कि नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है या सिर्फ हुकूमत को हो रहा है। उन्हें हुकूमत को नुकसान पहुँचाना है, गैर मकबूल करवाना है, गैर मकबूल करवाना है, मुआशी कियास फैलाना है। अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट आ रही है या कोई बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, उन्होंने ऐसा कोई ना कोई काम ज़रूर करना है जिससे एक ऐसी फ़िज़ा पैदा हो जाए बेयकीनी की। अब देखें ना, IMF के बारे में उन्होंने पहले IMF के वफ़द से वो मिले हैं, उन्हें गारंटीज़ दी हैं कि आप ये प्रोग्राम शुरू करें, हम इसको अगर हमारी हुकूमत आई तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आज ही स्टेटमेंट है उनकी कि IMF के प्रोग्राम से अवाम के इल्तिफा हो गई। CPEC के ऊपर भी आपको याद उनके बयान यही तो ये क्या एनार्की जो क्रिएट करना चाहते हैं सऊदी CPEC उनका, देखिए तलत साहब, उनका वाज़ेह एजेंडा है, मैं नहीं खेलूंगा तो कोई भी नहीं खेलेगा। मुझे तो समझ ये नहीं आती कि ये चीज़ अदलिया और फ़ौज के अंदर जो सीनियर लेवल पे लोग बैठे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी उनको ये चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती। हमें तो और आपको तो एक लफ्ज़ बोलने पे अपनी मतलब मुसलमानी भी साबित करनी पड़ती थी और पाकिस्तानियत भी साबित करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे वो देख के भी वो कहते नहीं ठीक है यार ये सही कह रहा है। ये क्या माइंडसेट है? आप कुछ इस पर रोशनी डालेंगे? मैं रोशनी डालूंगा जब हमारे पास वक्त होगा। फिर रोशनी डालने का वक्त नहीं है, प्रोग्राम कंक्लूड करने का वक्त है। 2 गेस्ट बैठे हुए हैं, योर टेक। पैटर्न है तलत साहब, दिस इज अ पैटर्न। इससे पहले आपने CPEC की बात की, उससे पहले आपको याद है कि जब शौकत तरीन साहब थे तो IMF की बात, देन अभी IMF को जो ख़त लिखा है, उसके बाद उमर अयूब साहब की स्टेटमेंट है कि सऊदी अरब को देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती है या नहीं है। ये आप एक ऐसे मुल्क को कह रहे हैं जहां बादशाहत है। उसके बाद अब ये स्टेटमेंट आई है। तो ये एक पैटर्न है कि अगर, और फिर धरना जिस टाइम पर प्रेसिडेंट शी ने आना था। सो ये एक पैटर्न है, उस पैटर्न के तहत चल रहे हैं। प्रेशर दिलाने का एक और टैक्टिक है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े टैक्टफुली कर रही है और सक्सेसफुली भी कर रही है। कि हमें लग रहा है कि ओ जी मरवत साहब तो अनगाइडेड मिसाइल है, लेकिन मुझे तो अनगाइडेड मिसाइल नहीं लग रहे, मुझे तो पैटर्न का एक हिस्सा लग रहा है। ठीक, सोलंकी साहब, वो बाज़ औक़ात कहते हैं कि आप यू कैन विन द बैटल बट यू कैन लूज द वॉर। तो ये बैटल्स तो जीत रहे हैं, लेकिन जो इवेंचुअल वॉर है, मतलब आपने दुनिया को कोई मुल्क नहीं छोड़ा जिसके साथ आपने सिंह नहीं लड़ाए हो, कोई इदारा नहीं छोड़ा जिसको आपने टक्कर नहीं मारी हो। आप केओस के नुमाइंदा हैं, आप हर किसी की इज्जत तो पगड़ी को उछालते हैं। इवेंचुअली आप क्या करना चाहते हैं? देखें, ये मैं अपने पहले बयान पे जाऊंगा कि ये शदीद मायूसी जो है वो उसका इजहार है। ये एक अनार्किस्ट आदमी है, ये सब कह रहे हैं, लेकिन वो जो स्कॉर्च द अर्थ पॉलिसी जो होती है कि हर चीज़ तबाह कर दो, जो मरवत ने कहा है अपनी गुफ्तगू के अंदर, बिल्कुल यही तासर दिया कि ये उनके जहन में नहीं आया, बल्कि जो खुद खान साहब की सोच है उसकी अक्कासी करते हैं। अब क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आ गया है तो फिर फौरी तौर पर उसकी उन्होंने तरदीद करने की कोशिश की है। लेकिन बुनियादी ये जो फ़लसफ़ा है ये खान साहब का ही है, और बुनियादी उसका जो मकसद है वो ये है कि हर तरह की तबाही फैला दें ताकि जो है वो कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल आए, लेकिन उसका फ़ायदा कोई इनको होने वाला नहीं है। और ये भी नहीं होने वाला कि सऊदी अरब जो है वो इस बयान की वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़त्म कर। आपने कहा इमरान खान ने हर इदारे को टक्कर मारी है और इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी उन्होंने बना के नहीं रखी। जिस इदारे को टक्कर मारी है उस इदारे से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, जिस भी इदारे को मारी, अदलिया हो फौज हो, फ़ायदा हुआ है। उनके अंदर उनकी सपोर्ट अभी भी है, ज़्यादा है। इंटरनेशनल देख लें, अमेरिका को उन्होंने बहुत टारगेट किया, क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने लॉबिस्ट वहाँ पे हायर किए और अब अमेरिकी कांग्रेसमैन इतना प्रेशर पाकिस्तान पे डाला हुआ है बरतानिया की तरफ से, उनकी वहाँ पे पूरी फैमिली है, वहाँ से आपको पता है कितना प्रेशर है। तो सऊदी अरब या UAE क्या है, बरतानिया और अमेरिका का प्रेशर से हार जाएंगे अगर ट्रंप आ गया तो। थिंक अबाउट इट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोग्राम आ रहा जारी। राना सनाउल्लाह खान, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब, हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी, आप इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए। मैं आपके सामने एक पहले आज एक क्लिप चलाना चाहता हूँ जो तारड़ साहब ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, उनसे सवाल पूछा गया आपके बारे में और एक नून लीग के और साथी के बारे में। तो उसके ऊपर उन्होंने इख्तलाफात के ऊपर कुछ बात की, ज़रा वो सुन लेते ताकि बात का आगाज़ उससे हो। जी प्ले करें जी। राना सनाउल्लाह साहब और मियां जावेद लतीफ़ आजकल जो मुख्तलिफ चैनल पे जाके इंटरव्यूज़ देते हैं और जिस तरह का उनका लहजा, वो बयानियाँ PTI के करीब बयान करते हैं।
इसकी क्या वजह है? वो दोनों क्यों इसकी लाइन ले रहे हैं? देखिए, आज़ादी इज़हार राय है और जमहूरियत का हुस्न है कि पार्टी के अंदर भी जब हम बात करते हैं हमें इजाज़त है कि हम खुल के अपनी आरा का इजहार करें। उनकी आरा से इत्तेफाक करना ना करना वो एक अलग सवाल है, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं और मेरी तो उनसे ये इल्तमास होगी कि पार्टी के अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद होती है इख्तिलाफ राय की, तो कैमरे के सामने पार्टी की पॉलिसी बयान करनी चाहिए और कैमरे के पीछे पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ राय करना चाहिए। ये एक बेहतर तरीका है इस चीज़ को। मेरे लिए जवाब से ज़्यादा जो सवाल अहम है, लोगों का ख्याल ये है कि आपकी लाइन जो है ना PTI की लाइन के करीब तरीन है। ये परसेप्शन गलत है, दुरुस्त है, क्या है? नहीं, देखें, मामला ये है कि अगर एक बात दुरुस्त है या सच है तो उसे अगर मैं बयान करूं और अगर आप भी बयान करें तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आप मेरी लाइन को जो है वो टो कर रहे हैं। मामला ये है कि जो इलेक्शन फरवरी 2024 है, PTI का ये मौक़िफ़ है कि ये फेयर इलेक्शन नहीं है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि हाँ, फरवरी 2024 के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2018 का इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर नहीं था। पाकिस्तान में 77 से लेके फरवरी 2024 तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, हमने जब से उस वक्त कॉलेज स्कूल का ज़माना था आज तक, मैंने तो हर इलेक्शन के बाद देखा है कि हारने वाले ने कहा कि जी धांधली हुई है, जीतने वाले ने कहा कि जी ठीक हुए। लेकिन तो यही सूरत हाल जो है वो होता ही है ना। यही बात जो है ये 2024 के इलेक्शन में है। लेकिन सोशल मीडिया में वो दोस्त ये करते हैं कि वो 2024 की बात को काट के बयान करते हैं, दूसरी बात को जो है वो अलग करते हैं। लेकिन 2024 और 2018 में फ़र्क किया है कि 2024 में आप जीते हैं, तो जीती हुई जमात के सीनियर मेंबरान की तरफ से जब ये आता है जी ये फ्री एंड फेयर नहीं है, तो उसका नतीजा कुछ और तज्जियाती तौर पर समझा जाता है। अगर आप हारे हुए, PTI तो हारी हुई है ना, उनका ख्याल है जी कि हम KPK में जीते हैं लेकिन दूसरी जगह भी जीते हैं, हमें हरवा दिया गया। आपकी तो हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, मरकज में आपकी हुकूमत है, तो जब आप कहते हैं कि PTI भी ऐसा नहीं कहती। PTI ने कभी नहीं ये कहा कि KPK में जो है वो धांधली हुई है, उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन आप जब कहते हैं जिन सीटों से वो जीते हैं उन्होंने कभी नहीं कहा कि वहां पे जो है वो, आप जब कहते हैं तो आपके साथ फिर कहां पे धांधली हुई है? पंजाब में तो आपकी हुकूमत है, मरकज में भी आपकी हुकूमत है, तो आपके साथ कहां पे धांधली? सुन लेना, पूरा गुजरात हमारे PMLN के जो शेर के निशान पे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो तो सर पे हाथ मार के मातम कर रहे हैं कि जी हमारे साथ यहाँ पे बड़ी ज्यादती हुई है। तो निशान गलत था उनके पास क्या? नहीं, निशान उनके पास शेर का निशान था। नहीं, गलत था ना, फिर मतलब हारने वाला निशान था ना उनके पास। नहीं, कि हारने वाला निशान तो जीतने हारने वाला नहीं होता। तो फिर क्या हुआ? अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो है अपना सियालकोट में वो हमारे MPs हैं, उनके पास फॉर्म 45 लेके वो घूमते फिर रहे हैं कि जी हम जीते हैं, हमें हरवा दिया गया है। हरवा दिया गया है? तो किसने हरवा दिया है? देखिए, बात ये है कि ये तो फिर इलेक्शन कमीशन ने करवाया है ना, तो मीनिंग देयर बाई कि किसी भी इलेक्शन को 77 के बाद ये ख्वाहिश थी, सभी की ये थी कि ये इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो, ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। लेकिन वो मकसद जो है वो पूरी तरह से हासिल नहीं। आपको हरवा के, गुजरात हरवा के, फैसलाबाद हरवा के, गुजरांवाला हरवा के, लाहौर के अंदर रफड़ डाल के क्या हासिल होगा? मतलब अब मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी कौन चाहेगा? 2018 में तो उन्होंने आपको हरवा के दूसरी पार्टी को जितवा दिया ना, एक पेज पे ले आए तो स्टेबल हुकूमत बन गई। अब जो PTI है वो भी रौला डाल रही है, और आप जैसे जो लीडरान हैं, जो जीते हुए पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो भी रौला डाल रहे हैं, तो इससे फायदा किसको? नहीं, हमने तो इसमें बिल्कुल रौले वाली बात नहीं की। मेरे अपने हलके का इलेक्शन हुआ, मेरे साथ वहाँ पे कोई धांधली नहीं हुई। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे हलके का रिज़ल्ट जो है वो मुझे किसी ने हरवा दिया या मेरे ख़िलाफ़ किसी ने जो है वहाँ पे ये कर दिया। तो आप फ्री एंड फेयर तरीके से हारे हैं अपना? जी बिल्कुल, मेरे हलके में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ, और फैसलाबाद में बहुत कम जो है वो जगहों पे दूसरे लोगों को भी जो है वो शिकायत है। लेकिन जहाँ कहीं पे शिकायत है वो आदमी जो है वो
कैंडिडेट है वो PMLN का है या किसी और जमात का है, तो उससे ये बात कि इलेक्शन जो है वो उस दर्जा फ्री एंड फेयर नहीं है कि जिसके ऊपर इतराज़ात, जिस तरह से पहले इतराज़ात 18 में हुए, 13 में हुए, 8 में हुए, 77 तक चले जाएं। तो मामला ये है कि पाकिस्तान में हमारा जो जमहूरी निज़ाम है, जो कि जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसे हासिल करने में हम अभी तक कामयाब नहीं हुए। तो आपकी जमात अगर ये बात की जाती है तो कोई और करे तो ये किसी और की लाइन हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये एक सच बात है, ये हकीकत है, हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। कोशिश अब भी हमने की है, हमारा अब भी ये एज पार्टी हमारा रिजॉल्व था कि ये इलेक्शन फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी ने उसके बाद इसको कबूल किया और आपकी पार्टी ने आपके अलावा और 2 और लोगों के अलावा ऑफिशियली इसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं ली। नवाज शरीफ साहब ने कोई पोजीशन नहीं ली। एक बयान आया कि मुझे पता था मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, लेकिन आपकी पार्टी ने तो हजम कर लिया ना इसको। नहीं देखें, नहीं हजम तो हमने 18 में भी कर लिया था, हमने हजम करके ही 18 में जो है वो पार्लियामेंट में जाके, लेकिन आपने उसके ऊपर एतराज़ात किए थे। इस पर तो एतराज़ कहाँ पे आपका ऑफिशियल एतराज़ कहाँ पे मुझे बताएं। हम सुन लें, हमने 18 में भी उस इलेक्शन को एक्सेप्ट किया और जाके पार्लियामेंट में बैठे, और एज लीडर ऑफ द अपोजिशन द प्रेसिडेंट ऑफ PMLN मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान साहब आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, जो भी हमारे साथ हुआ उसको आप एक साइड पे रखें, आए बैठें चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। हमने तो मुल्क के बेहतरीन मफाद के लिए, जब उस वक्त भी एक नज़म कायम हो गया, एक इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत कायम हो गई, तो हमने तो खल्फशार की तरफ जाना मुनासिब नहीं समझा। हमने पार्लियामेंट में बैठ के उनके साथ बैठ के बात करने को मुनासिब समझा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैंने तो तुमको जेलों में डाला। लेकिन आप ऑफिशियली एतराज करते रहे थे 2018 के ऊपर, मुझे नजर नहीं आया आपका ऑफिशियल एतराज 2024 के नताइज के ऊपर। ना नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर बात की है, ना मरियम नवाज साहब ने इसके ऊपर बात की है, ना शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर बात की है, किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। और जो बात करते हैं जिस तरह आप हैं, उनके जवाबात फिर वो दिए जाते हैं जो तारड़ साहब ने आज दिए कि पार्टी की पॉलिसी। तो आपकी पार्टी की पॉलिसी ऑन कैमरा क्या है इसके ऊपर? अब आप ऑन कैमरा है ना, क्योंकि उनकी हिदायत के मुताबिक ऑन कैमरा जब पार्टी की पॉलिसी बयान करें, तो आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है 2024 के इंतखाबात? पार्टी की पॉलिसी ये है कि जिस तरह से तमाम इलेक्शंस के ऊपर लोगों के एतराज़ात रहे हैं, वो एतराज़ात फरवरी 2024 के इलेक्शन पर भी हैं, लेकिन इनको रिज़ॉल्व करने के लिए जो एक आइन और कानून में तरीक़ाकार वज़े है, उसके मुताबिक जो है उनको दूर होना चाहिए। ये आपकी पार्टी की पॉलिसी है, और आपके ख्याल में ये हो जाएगा इस तरह रिजॉल्व? जी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं हो जाएगा। हम 18 में भी इस बात के दायी थे, तो नहीं हुए ना। और जो नहीं, अब जो शोर मचा रहे हैं ना, वो उस वक्त कहते थे कि जी आए ना जी, ट्रिब्यूनल्स में आए, जुडिशल कमीशन बनाए, पार्लियामानी कमीशन बनाए, बल्कि पार्लियामानी कमीशन बनाया। तो अब भी अगर पार्लियामानी कमीशन बनता है, बनना चाहिए। कोई और कमीशन बनता है, बने, इन्वेस्टिगेट करें, और अगर किसी जगह पे कोई करेक्शन या किसी के रिड्रेसल की ज़रूरत है तो होना चाहिए। इमरान साहब, आपकी पार्टी का एक मसला रहा है, तवील मुद्दत मसला है, कम से कम बाहर से हमें ये नज़र आता है कि आपके साथ जब भी हाथ होता है तो आप उसको हज़म कर जाते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया, आप उसको हज़म कर गए, इलेक्शन चुराए गए, आप उसको हज़म कर गए, 2013 के इंतखाबात के बाद 4 हलकों के ऊपर रौला डलता रहा, आप हज़म कर गए, 2014 का धरना हुआ, हज़म कर गए, 2018 का धरना हुआ, नहीं देखें ना, 17 हज़म कर गए ना। आप हर चीज़ को हज़म ना करवाएं। देखें 2013 के इलेक्शन पे इसी तरह बात हुई ना, हमने उसके ऊपर उनके मुतालबे के मुताबिक उनकी शराइत को एक्सेप्ट करते हुए जुडिशल कमीशन बनाया। जुडिशल कमीशन अगर ये कहता कि जी इन सीटों पे इलेक्शन होना चाहिए, या वो ये कहता कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ, री इलेक्शन होना चाहिए, तो हम तो कहीं नहीं जा सकते थे, हम उसको एक्सेप्ट करते। लेकिन हमारे मुखालिफ ने उसको भी जो है ना किसी हद तक एक्सेप्ट किया, किसी हद तक नहीं किया। तो मामला ये है कि हमने तो हमेशा मामलात को रिजॉल्व करने की तरफ जो है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी ताकि मुल्क जो है वो अफरा तफरी और फितने से महफूज, लेकिन कामयाब साबित नहीं हुई। अब आप देख लें, आपके पास इतना नादर मौका था कि फैज़ाबाद धरने की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको दुरुस्त कर देते। 2014 के धरने से लेकर 2017-18 के धरने तक आपके पास एक तवील एविडेंस का ट्रेल मौजूद है, और आपकी पार्टी के जो मेंबरान को छोड़ के चले गए, जो कुछ जो मौजूद है, एहसन इकबाल साहब जिस तरह छोड़ के जाने वाले में खाकान अब्बासी साहब हैं, वो नादर मौका उन्होंने खो दिया, उन्होंने उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की। और ये कोई नादर मौका था ही नहीं। क्यों?
हाँ, ये ऐसे इसको नादर मौका जो है वो बनाया जा रहा है। मामला ये है कि जो फैज़ाबाद का धरना था वो लाहौर से शुरू हुआ था और इसके ऊपर तमाम एजेंसीज़ की मुत्तफ़िक़ा राय थी कि अगर आपने इसको लाहौर में रोका तो हलाकतें होंगी, इनके साथ बैठ के बात करें। हमने उनके साथ बैठे, उनके साथ बात की। उनका मुतालबा जो था वो जो हल्फनामे में हुआ थी तब्दीली, तो उसके ऊपर कह रहे थे कि जी जो ज़िम्मेदारान हैं उनको जो है ना वो सज़ा दी जाए। ज़िम्मेदारान को सज़ा दिलवाने के लिए अपोजिशन भी बड़ी पेश थी। अब तो खैर वो हो रहा ना कि जी ये बात, इन्होंने इस बात को बहुत उठाया, पूरा शर फैलाया इन्होंने। काजी फायज़ ईसा की जो जजमेंट है उसके अंदर तहरीर किया हुआ कि कौन कौन इसके अंदर मुलव्वस था। उसके ऊपर जो है वो एक इंक्वायरी कमीशन बन गया राजा ज़फ़रुल हक साहब की क़यादत में। तो उन्होंने कहा कि जी आप हमें जाने दें, राजा ज़फ़रुल हक साहब की रिपोर्ट आ जाए, अगर रिपोर्ट में जो ज़िम्मेदार ठहराया जाए उसको आप सज़ा दें, जो अगर कोई ना ठहराया जाए तो हम एक्सेप्ट करेंगे, तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ये मुनासिब समझा गया कि बजाय इसके कि यहाँ पे कोई ऐसी सूरत पैदा की जाए कि यहाँ पे नुकसान हो, तो जब तक ये जाएंगे राजा ज़फ़रुल हक साहब की रिपोर्ट आ जाएगी, मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो रिपोर्ट जो है वो ना आ सकी और उसके बाद उन्होंने मुतालबा किया कि जी चलें रिपोर्ट आने तक वज़ीर कानून इस्तीफ़ा दे दें ज़ाहिद हामिद साहब, और अगर रिपोर्ट आ जाए और वो कहे कि ज़ाहिद हामिद साहब का कोई कसूर नहीं, तो अगले दिन बेशक वो ओथ ले लें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। इसके ऊपर बाकायदा पंजाब हाउस में बैठ के मुज़ाकरात हुए। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे भेजा। यहाँ पे उन मुज़ाकरात में TLP की टीम शामिल थी, उनके जो भी सरकर्दा थे, SN इकबाल साहब थे, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, ज़ाहिद हामिद साहब थे। लेकिन वहाँ पे ये बात तय ना हो सकी। उन्होंने कहा कि जी ज़ाहिद हामिद साहब इस्तीफ़ा दें, इस वक्त 3:30 हुए, हम 7 बजे वहाँ से उठ जाएंगे। लेकिन उस वक्त तक हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसके ऊपर शायद ये ज़हन बन चुका था कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेना है। तो वो एक्शन से मुतल्लक ये बात मौजूद थी एजेंसीज़ की तरफ से कि उसका नुकसान होगा। मैं सिर्फ नुकसान हुआ। आपके बयानिए से जो लोग सुन रहे होंगे, वो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है जिसके अंदर 7-8 लाख की 10 लाख की फ़ौज है, पूरी सियासी बड़ी बड़ी जमातें हैं, 22 करोड़ आवाम इसके अंदर मौजूद हैं। उसके जो नुमाइंदगान हैं वो TLP नामी जमात, जिनका हालिया इलेक्शन में आपने हाल देख लिया, उसके नुमाइंदगान से बैठ के नेगोशिएट कर रहे हैं कि फेडरल काबीना में से किसका इस्तीफ़ा देना है। तो आप ये कह रहे हैं कि रियासत ने सरेंडर कर दिया था ना? फिर नहीं, देखें, ये इस किस्म की बातें जो है मैं समझता हूँ कि ये किताबी बातें हमें इस तरह से जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। बातें तो और ये लोगों को ये लोगों को जो है ना वो बिल्कुल एक दूसरी सिमत जो है ना वो अगर मैं गुमराह करने का ना भी कहूँ, नहीं, रियासत इस तरह से सरेंडर नहीं करती। और किस तरह से सरेंडर सुन लेना, मेरी बात सुन लें। मामला ये है कि यहाँ पे जो यानी नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसकी खातिर लोग जान देने को खड़े हो जाते हैं। आप मुझे बताएं कि ये कोई ज़रूरी है रियासत के लिए कि वो इस नुक्ते के ऊपर जो है वो मरने मारने पे तुल जाए? लेकिन वो तब्दील हो गया था। और कुछ लोगों को जो है बजाय इसे कि मामले को सुलझाने के में बयान करने चाहिए, उनको मार दे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम कौन चाहेगा ये? अगर वहां पे 500-600 आदमी थे, अगर आप फौज की ताकत को इस्तेमाल करते तो उनकी क्या राणा साहब, क्या उनको फेंक देते? फौज ने आपकी बात मानी नहीं थी, क्योंकि आर्मी चीफ का ट्वीट है उसके ऊपर जिसमें वो कह रहे थे कि इसको पीसफुली रिजॉल्व करें। फौज ने आपकी कौन सी बात मानी? नहीं, सुन लेना। नहीं, अगर मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने ये बात नहीं मानी या ये एक्शन इस तरह से जिसके नताइज ये होते, अगर उन्होंने नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त है। लेकिन आपने जो कहा ना जी कि नामूस रिसालत का मामला था, वो मामला रिजॉल्व हो गया था, नहीं हुआ था। अल्फाज जो हैं वो तब्दील जो किए गए थे वो दोबारा से रिस्टोर हो गए थे, पार्लियामेंट के जरिए ही हुए थे। देखें, वो कज़िया जो था वो अपनी जगह पे मौजूद था, उसके लिए फिर इंक्वायरी कमीशन क्यों बना था अगर वो हो गया था रिजॉल्व? देखिए, आप अपनी जो तारीख़ है तलत साहब, उससे अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते। गाजी इल्म दीन शहीद, उसको पूरी कौम गाजी मानती है, शहीद मानती है कि नहीं मानती?
और जब उनका वाक़या हुआ था, अब आप ज़्यादा इन चीज़ों के हवालों को मुझसे बेहतर हमारी तारीखी किताबों में पढ़ाया जाता है, बेहतर समझते हैं कि उस वक्त कहा जाता है, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता कि कायदे आज़म ने भी जो है वो उनके केस इसके ऊपर शहादतें जो है मुख्तलिफ है, लेकिन इसके ऊपर वापस आइएगा। तो आप ये फरमा रहे हैं सियासी तौर नहीं, तो फिर वहाँ गाजी इल्मुद्दीन शहीद जो थे वहाँ किताबों में पढ़ाया जाता है, वो तो मैंने मान लिया, वो तो मान लिया। तो फिर यही पढ़ाया जाता है। आप मुझे ये बताएं, तो इससे आप हमें बता ही रहे हैं कि ये तमाम मसला जो था ये ऑर्गेनिक था, ये अज खुद उठा, इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया, जो पॉपुलर बयानियाँ हैं, और इसमें किसी एजेंसी का कोई रोल नहीं था, ये अज खुद हुआ, आपने एक ख़ास तरीके से उसको डिफ्यूज़ किया और मामला ख़त्म हो गया। तो फिर उस धरने के अंदर कोई सियासी मकासद किसी के नहीं थे, ये आपका बयान हुआ ना। फिर आपके बयान में, खाकान अब्बासी के बयान में कोई फ़र्क नहीं है। देखें, सुन लें, मामला ये है कि जब कोई मामला उठता है ना, तो उठा तो वो वहीं से कि जी वो हलफनामे में जो है वो हुई। मेरा नहीं ख्याल कि हलफनामे में वो जो अल्फाज का आगा पीछा हुआ था वो किसी साजिश के तहत हुआ था, या कुछ जानबूझ के हुआ था, या किसी ने इस मकसद के लिए किया था। अब उसके ऊपर जो है वो टीएलपी वालों ने स्टांस ले लिया। अब टीएलपी वाले हैं, उनका ये इल्ज़ाम है किसी के ऊपर कि जी फ़लाँ ने बनाया, फ़लाँ ने चलाया, फ़लाँ की मानते थे, वो इनकी मानते थे। लेकिन मैंने बड़ा करीब से देखा है कि इन जमातों को बनाने वाला कोई भी हो, बनाते वक्त हो सकता है कि वो सारा उसका कंट्रोल हो, लेकिन बाद में ये लोग जो हैं ये फिर उनके अपना उनका नजरिया है, अपना इनका पॉइंट ऑफ व्यू, उसके मुताबिक चलते हैं। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर वो किसी की मानने को तैयार नहीं थे, और वो वहाँ लाहौर से जो है वो वहाँ से बेज़िद थे कि जी या ये करें या फिर हम जो है वो तो वहाँ से किसी चलें। ना जनरल फैज़ ने इसमें सियासत की, ना जनरल बाजवान में इसने सियासत की, ना रियासत ने सियासत की। एक वाक़तन जेन्युइन प्रॉब्लम था, किसी भी वजह से सामने आया, आपने उसको डिफ्यूज़ कर दिया। टीएलपी जो है वो एक यानी इस मसले के ऊपर एक जेन्युइन प्रॉब्लम उन्होंने खड़ा किया, उससे फिर किसी ने फ़ायदा उठाया, किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया। इसके ऊपर तो कमीशन वालों को जो है वो जाना चाहिए था। लेकिन ये कहना कि जी टीएलपी वाले जो हैं उनको पंजाब हुकूमत ने या किसी ने इसलिए भेजा कि जी आप वहाँ पे जाके गले पड़ जाएं, और वहाँ पे उनको बड़ी आसानी के साथ, बड़े आराम के साथ घर को भेजा जा सकता था, ऐसा नहीं। जिस चेयर में आप बैठे हुए उस पर बैठ के उन्होंने यही बात की थी पिछले इंटरव्यू में कि लाकर उनको फैजाबाद छोड़ दिया, और ये कहा कि 15,000 पुलिस मौजूद थी पिंडी के अंदर और किसी ने इस तरफ रुख ही नहीं किया। तो इन अ वे इंप्रेशन यही क्रिएट किया गया कि आपने जो है ये मसला अपने सर से उतारा और इस्लामाबाद की तरफ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन ऑपरेशन हुआ है उससे एक दिन पहले पंजाब हाउस में ये मीटिंग जिसका मैंने जिक्र किया, ये मीटिंग हुई। ये इलेक्शन ये कमीशन वाले बुलाते तो इनको सारी चीज़ इनके सामने रखते। मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि जी हमारा इस मुतालबे पे, इस वादे पे हम यहाँ आए हैं, आपने हमें आने दिया, हमने रास्ते में जो वादा किया था वो पूरा किया। आप या रिपोर्ट इंक्वायरी जो है राजा ज़फ़र हक साहब की वो दे दें या फिर इस्तीफ़ा दे दें, हम अगले 2 घंटे में यहाँ पे उठ जाएंगे। तो उसके बाद जब फिर वो बात नहीं मानी गई, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, तो फिर क्या हुआ, फिर इस्तीफ़ा ही दिया ना। ठीक है, इस्तीफ़ा दिया, वो उठ गए। और वो कोर्ट के कहने पर आपको ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि कोर्ट ने आपके पास जगह नहीं छोड़ी थी ना। मरकज़ में भी कहा जा रहा है कि कोर्ट ने कहा था कि आप इनको हटाएं। मेरा ख्याल है मैं आज भी इस सोच रखता हूँ कि हमें राजा ज़फ़र हक साहब की रिपोर्ट या फिर बसूरत दीगर उनकी रिपोर्ट आने तक जो इस्तीफ़ा है, इसके ऊपर जब जो हमने उस नुकसान को, उस यानी डैमेज को अवॉइड करने की जो ये पॉलिसी थी, ये दुरुस्त थी और हमें इसके ऊपर अमल कर लेना चाहिए था, ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था। और बिल्कुल आखिर में इससे मुराद ये है कि कम से कम आपकी हद तक तो ये मामला तय हमें नज़र आता है कि इस बहरान के दौरान ना लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, ना जनरल कमर जावेद बाजवा किसी तौर भी मुलव्वस नज़र आए कोई सियासत खेलते हुए। एक जेन्युइन बहरान था
और उन्होंने इस बहरान को डिफ्यूज करने में तकरीबन वही पॉलिसी अपनाई जो आप रिकमेंड कर रहे थे कि आपने फोर्स इस्तेमाल नहीं ये उन्होंने तो खैर हमें रिकमेंड नहीं की, लेकिन ये ट्वीट उनका मौजूद है जिन्होंने कहा ये तो ट्वीट तो बाद की बात है। जब उन्होंने पहले प्रोग्राम बनाया, वो लाहौर में इकट्ठे हुए, उस वक्त से उन्होंने हमारे साथ जो है वो मेरा ख्याल है 20 मीटिंग्स की होंगी। उन मीटिंग्स में पहले उनके कोई ख्यालात कुछ और थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस बात पे लेके आए कि देखें ये इंक्वायरी कमेटी बन गई है। राजा ज़फ़रुल हक साहब को आप खुद भी समझते हैं कि वो बड़ा नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो मानने वाले हैं, तो आप उनकी रिपोर्ट के ऊपर मान जाए, वो मान गए इस बात के ऊपर। तो इससे ज़्यादा इस तमाम किस्से में बहरान में कुछ चीज़ हमें रीड नहीं करनी चाहिए। इस स्पेसिफिक वाक़े की हद तक तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो TLP है वो कहाँ से आई, कैसे आई, कहाँ पहुँची, उसके लिए एक और प्रोग्राम, उसके लिए उनकी मौजूदगी में। राणा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।